आइए सुनते हैं आज अमृता प्रीतम की एक कहानी। अमृता प्रीतम पंजाबी के सबसे लोकप्रिय लेखकों में से एक थी और उन्होंने कुल मिलाकर 100 से अधिक पुस्तकें लिखी, जिसमें उनकी चर्चित आत्मकथा रसीदी टिकट भी शामिल है। तो आज सुनते हैं हम उनकी कहानी शाह की कंजरी। उसे अब नीलम कोई नहीं कहता था, सब शाह की कंजरी कहते थे। नीलम को लाहौर हीरा मंडी के एक चौबारे में जवानी चढ़ी थी और वहाँ ही एक रियासती सरदार के हाथों पूरे 5,000 में उसकी नथ उतरी थी और वहाँ ही उसके हुस्न ने आग जलाकर सारा शहर झुलसा दिया था। पर फिर वह एक दिन हीरा मंडी का रास्ता चौबारा छोड़कर शहर के सबसे बड़े होटल फ्लैटी में आ गई। वही शहर था, पर सारा शहर जैसे रातों रात उसका नाम भूल गया हो। सबके मुँह से सुनाई देता था, शाह की कंजरी, शाह की कंजरी। गजब का गाती थी, कोई गाने वाली उसकी तरह मिर्जे की सद लगा ही नहीं सकती थी। इसलिए चाहे लोग उसका नाम भूल गए थे, पर उसकी आवाज़ नहीं भूल सके। शहर में उसके घर भी तवे वाला बाजा था। वह उसके भरे हुए तवे जरूर खरीदता था, पर सब घरों में तवे की फरमाइश के वक्त हर कोई यह जरूर कहता था, आज शाह की कंजरी वाला तवा जरूर सुनना है। लुकी छिपी बात नहीं थी, शाह के घर वालों को भी पता था। सिर्फ पता ही नहीं था, उनके लिए बात भी पुरानी हो चुकी थी। शाह का बड़ा लड़का, जो अब ब्याहने लायक था, जब गोद में था तो सेठानी ने जहर खा के मरने की धमकी दी थी, पर शाह ने उसके गले में मोतियों का हार पहना दिया और उससे कहा, शाहनिए, वह तेरे घर की बरकत है। मेरी आँख जौहरी की आँख है। तूने सुना हुआ नहीं है कि नीलम ऐसी चीज़ होता है जो लाखों को खाक कर देता है और खाक को लाख बना देता है। जिसे उल्टा पड़ जाए तो उसके लाख के खाक बना देता है और जिसे सीधा पड़ जाए उसे खाक से लाख बना देता है। वह भी नीलम ही है, हमारी राशि से मिल गया है। जिस दिन से साथ बना है, मैं मिट्टी में हाथ डालूं तो सोना हो जाती है। तब शाहनिये ने रूठ कर कहा, पर वही एक दिन घर उजाड़ देगी, लाखों का घर खाक कर देगी। छाती की साल सहकर शाहनी ने उसी तरफ से दलील दी थी जिस तरफ से शाह ने बात चलाई थी। मैं तो बल्कि डरता हूँ कि इन कंजरियों का क्या भरोसा, कल किसी और ने सब्ज बाग दिखाए और जो वह हाथों से निकल गई तो लाख से खाक बन जाना है। शाह ने फिर अपनी दलील दी थी और शाहनी के पास कोई और दलील नहीं रह गई थी, सिर्फ वक्त के पास रह गई थी और वक्त चुप था, कई वर्षों से चुप था। शायद सचमुच जितने रुपए नीलम पर बहाता उससे कई गुना ज़्यादा पता नहीं कहाँ कहाँ से बहकर उसके घर आ जाते थे। पहले उसकी छोटी सी दुकान शहर के छोटे से बाजार में हुआ करती थी, पर अब सबसे बड़े बाजार में लोहे के जंगले वाली सबसे बड़ी दुकान उसकी थी। घर की जगह पूरा मोहल्ला ही उसका था, जिसमें बड़े खाते पीते किराएदार थे और जिसमें तय खाने वाले घर को शाहनी एक दिन के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती थी। बहुत बरस हुए। शाहनी ने एक दिन मोहरों वाले ट्रंक को ताला लगाते हुए शाह से कहा था, उसे चाहे होटल में रख लो और चाहे उसे ताजमहल बनवा दो, पर बाहर की बला बाहर ही रखो, उसे मेरे घर न लाना, मैं उसके माथे नहीं लगूंगी। और सचमुच शाहनी ने अभी तक उसका मुंह नहीं देखा था। जब उसने यह बात कही, उसका बड़ा लड़का स्कूल में पढ़ता था और अब वह ब्याहने लायक हो गया था, पर शाहनी ने ना उसके गाने वाले तवे घर में आने दिए और ना घर में किसी को उसका नाम लेने दिया था। वैसे उसके बेटे ने दुकान दुकान पर उसके गाने सुन रखे थे और जने जने से सुन रखा था, शाह की कंजरी। बड़े लड़के का ब्याह था। घर पर 4 महीने से दर्जी बैठे हुए थे। कोई सूटों पर सलमा काट रहा था, कोई तिल्ला, कोई किनारी और कोई दुपट्टे पर सितारे जड़ रहा था। शाहनी के हाथ भरे हुए थे। रुपयों की थैली निकालती, खोलती और फिर और थैली भरने के लिए तहखाने में चली जाती। शाह के यार दोस्तों ने भी शाह की दोस्ती का वास्ता डाला कि लड़के के ब्याह पर कंजरी जरूर गंवानी है। वैसे बात उन्होंने बड़े तरीके से कही थी ताकि शाह कभी बल न खा जाए। वैसे तो शाह जी को बहुतेरी गाने नाचने वाली हैं, जिसे मर्जी हो बुलाओ, पर यहाँ मल्लिकाए तरन्नुम जरूर आए।
चाहे मिर्जे की एक ही सद लगा जाए। सबका यही कहना था। फ्लैटी होटल आम होटलों जैसा नहीं था, वहाँ ज़्यादातर अंग्रेज़ लोग ही आते और ठहरते थे। उसमें अकेले अकेले कमरे भी थे, पर बड़े बड़े 3 कमरों के सेट भी थे। ऐसे ही एक सेट में नीलम रहती थी और शाह ने सोचा दोस्तों यारों का दिल खुश करने के लिए वह एक दिन नीलम के यहाँ एक रात की महफिल रख लेगा। वाह, यह तो चौबारे पर जाने वाला। एक ने उज्र किया तो सारे बोल पड़े, नहीं शाह जी, वह तो सिर्फ तुम्हारा ही हक बनता है। पहले कभी इतने बरस हमने कुछ कहा है क्या? उस जगह का नाम भी नहीं लिया। वह जगह तुम्हारी अमानत है। हमें तो भतीजे के ब्याह की खुशी मनानी है और उसे खानदानी घरानों की तरह अपने घर बुलाओ, हमारी भाभी के घर। बात शाह के मन में भा गई, इसलिए वह दोस्तों यारों को नीलम की राह दिखाना नहीं चाहता था। चाहे उसके कानों में भनक पड़ती रहती थी कि उसकी गैर हाजिरी में कोई कोई अमीर ज़्यादा नीलम के पास जाने लगा है। दूसरे इसलिए भी कि वह चाहता था कि नीलम एक बार उसके घर आकर उसके घर की तड़क भड़क देख जाए, पर वह शायनी से डरता था। दोस्तों को हामी न भर सका। दोस्तों यारों में से 2 ने राह निकाली और शायनी के पास जाकर कहने लगे, भाभी तुम लड़के की शादी के गीत नहीं गवाओगी? हम तो सारी खुशियाँ मनाएंगे। शाह ने सलाह की है कि एक रात यारों की महफिल नीलम की तरफ हो जाए। बात तो ठीक है, पर हजारों उजड़ जाएंगे। आखिर यह तो तुम्हारा है घर। पहले उस कंजरी को थोड़ा खिलाया है। तुम सयानी बनो, उसे गाने बजाने के लिए एक दिन यहाँ बुला लो। लड़के के ब्याह की खुशी भी हो जाएगी और रुपया भी उजड़ने से बच जाएगा। शायनी पहले तो भरी भराई बैठी थी, बोली, मैं उस कंजरी को माथे नहीं लगाना चाहती। पर जब दूसरों ने बड़ी धीरज से कहा, यहाँ तो भाभी तुम्हारा ही राज है, वह बांदी बनकर आएगी तुम्हारे हुक्म में बंधी हुई तुम्हारे बेटे की खुशी मनाने के लिए। हेठी तो उसकी है, तुम्हारी काहे की? जैसे कमीन कुमने आए, डोम मरासी आए, तैसी वह आए। बात शायनी के मन में भा गई। वैसे भी कभी सोते बैठते उसे ख्याल आता था एक बार देखूं तो सही कैसी है। उसने उसे कभी देखा नहीं था, पर कल्पना जरूर थी, चाहे डर कर सहम कर, चाहे एक नफरत से। और शहर में से गुजरते हुए अगर किसी कंजरी को तांगे में बैठे देखती तो ना सोचते हुए भी सोच जाती, क्या पता वही हो। चलो एक बार मैं भी देख लूँ। वह मन में घुल सी गई। जो उसको मेरा कुछ बिगाड़ना था वो तो उसने बिगाड़ ही लिया, अब उससे और क्या कर लेना है। एक बार चंद्रा को देख तो लूँ। शायनी ने हामी भर दी, पर एक शर्त रखी, यहाँ ना शराब उड़ेगी ना कबाब। भले घरों में जिस तरह गीत गाए जाते हैं उसी तरह गीत कराऊंगी। तुम मर्द मानस भी बैठ जाना, वह आए और सीधी तरह गा के चली आए। मैं वही 4 बतासे उसकी झोली में भी डाल दूंगी जो और लड़के लड़कियों को दूंगी, जो बनने सेहरे गाएंगी। दोस्तों ने फौरन बंदिश लगाई, यही तो भाभी, यही तो हम कहते हैं। तुम्हारी समझदारी से ही तो घर बना है, नहीं तो क्या खबर अब तक क्या गुजरना था। शाह के दोस्तों ने फूंक मारी। वह आई। शायनी ने खुद अपनी बग्गी भेजी थी। घर मेहमानों से भरा हुआ था। बड़े कमरे में सफ़ेद चादरें बिछाई गईं, बीच में ढोलक रखी गई। घर की औरतों ने बन्ने सेहरे गाने शुरू कर रखे थे। बग्गी दरवाजे पर आकर रुकी तो कुछ उतावली औरतें दौड़कर खिड़की के एक तरफ चली गईं, कुछ सीढ़ियों की तरफ। अरे बदशगुनी क्यों करती हो, सहरा बीच में ही छोड़ दिया। शायनी ने डांट सी लगाई, पर उसकी आवाज़ खुद ही धीमी सी लगी, जैसे उसके दिल पर एक धमक सी हुई हो। वह सीढ़ियाँ चढ़कर दरवाजे तक आ गई थी। शायनी ने अपनी गुलाबी साड़ी का पल्ला संवारा, जैसे सामने देखने के लिए वह साड़ी के शगुन वाले रंग का सहारा ले रही हो। सामने उसने हरे रंग का बांकड़ी वाला गरारा पहना हुआ था। गले में लाल रंग की कमीज थी और सिर से पैर तक ढलकी हुई हरे रेशम की चुनरी एक झिलमिल सी हुई। शायनी को सिर्फ एक पल यही लगा जैसे हरा रंग सारे दरवाजे में फैल गया था। फिर हरे रंग की चूड़ियों की छन छन हुई तो शायनी ने देखा एक गोरा गोरा हाथ एक झुके हुए माथे को छूकर आदाब बजा रहा है, और साथ ही एक झनकती हुई सी आवाज़, बहुत बहुत मुबारक शायनी, बहुत बहुत मुबारक। वह बड़ी नाजुक सी पतली सी थी, हाथ लगते ही दोहरी होती थी।
शालिनी ने उसे गाँव तकिए के सहारे हाथ के इशारे से बैठने को कहा तो शालिनी को लगा कि उसकी मांसल बाहें बड़ी ही बेडौल लग रही थी। कमरे के एक कोने में शाह भी था, दोस्त भी थे, कुछ रिश्तेदार मर्द भी। उस नाज़नीन ने उस कोने की तरफ देखकर भी एक बार सलाम किया और फिर गाँव तकिए के सहारे परे होकर ठुमकती हुई बैठ गई। बैठते वक्त कांच की चूड़ियाँ फिर छनकी थीं। शालिनी ने एक बार फिर उसकी बाहों को देखा, हरे कांच की, और फिर स्वाभाविक ही अपनी बाहें में पड़े हुए सोने के चूड़े को देखने लगी। कमरे में एक चकाचौंध सी छा गई थी। हर एक की आंखें जैसे एक ही तरफ उलट गई थीं। शालिनी की अपनी आंखें भी, पर उसे अपनी आंखों को छोड़कर सबकी आंखों पर एक गुस्सा सा आ गया। वह फिर क्या कहना चाहती है? फिर उसने सोचा और थोड़ा कड़क स्वर में बोली, अरे बदशगुनी क्यों करती हो? सेहरे गाओ ना, सेहरे बीच में क्यों छोड़ दिए? पर उसकी आवाज़ गले में घुटती सी गई, शायद औरों की आवाज़ भी गले में घुट सी गई थी। कमरे में एक खामोशी छा गई थी। वह अधबीच रखी हुई ढोलक की तरफ देखने लगी और उसका जी किया कि वह बड़ी जोर से ढोलक बजाए। खामोशी उसने ही तोड़ी जिसके लिए खामोशी छाई थी। कहने लगी, मैं तो सबसे पहले घोड़ी गाऊंगी, लड़के का शगन करूंगी, क्यों शालिनी? और शालिनी की तरफ ताकती हंसती हुई घोड़ी गाने लगी, निक्की निक्की बूंदी निकिया में वे भरे, तेरी माँ वे सुहागन तेरे सगन करे। शालिनी को अचानक तसल्ली सी हुई, शायद इसलिए कि गीत के बीच की माँ वही थी और उसका मर्द भी सिर्फ उसका मर्द था, तभी तो माँ सुहागिन थी। शालिनी हंसते से मुँह से उसके बिल्कुल सामने बैठ गई, जो उस वक्त उसके बेटे का सगन कर रही थी। घोड़ी खत्म हुई तो कमरे की बोलचाल फिर से लौट आई। फिर कुछ स्वाभाविक सा हो गया। औरतों की तरफ से फरमाइश की गई डोल की रोड़े वाला गीत, मर्दों की तरफ से फरमाइश की गई मिर्जे दियाँ सिद्दा। गाने वाली ने मर्दों की फरमाइश सुनी अनसुनी कर दी और ढोलकी को अपनी तरफ खींचकर उसने ढोलकी से अपना घुटना जोड़ लिया। शालिनी कुछ रो में आ गई, शायद इसलिए कि गाने वाली मर्दों की फरमाइश पूरी करने की बजाय औरतों की फरमाइश पूरी करने लगी थी। मेहमान औरतों में से शायद कुछ एक को पता नहीं था। वह एक दूसरे से कुछ पूछ रही थीं और कई उनके कान के पास कह रही थीं, यही है शाह की कंजरी, शाह की कंजरी। कहने वालियों ने शायद बहुत धीरे से कहा था, खुसर पुसर सा, पर शालिनी के कान में आवाज़ पड़ रही थी, कानों से टकरा रही थी, शाह की कंजरी, शाह की कंजरी। और शालिनी के मुंह का रंग फीका पड़ गया। इतने में ढोलक की आवाज़ ऊंची हो गई और साथ ही गाने वाली की आवाज़, सोहेवे चीरे वालियाँ मैं कहनी हाँ, सोहेवे चीरे वालियाँ मैं कहनी हाँ। और शालिनी का कलेजा थम सा गया। वह सुहे चीरे वाला मेरा ही बेटा है, सुख से आज घोड़ी पर चढ़ने वाला मेरा बेटा, हाँ मेरा ही बेटा। फरमाइश का अंत नहीं था। एक गीत खत्म होता दूसरा शुरू हो जाता। गाने वाली कभी औरतों की तरफ की फरमाइश पूरी करती, कभी मर्दों की। बीच बीच में कहती जाती, कोई और भी गाओ ना, मुझे सांस दिला दो। पर किसकी हिम्मत थी उसके सामने होने की? उसकी टल्ली सी आवाज़, वह शायद कहने को कह रही थी। वैसे एक के पीछे एक झट से दूसरा गीत वही छेड़ दे रही थी। गीतों की बात और थी, पर जब उसने मिर्जे की हेक लगाई, उठनी साहेबा सुतिए उठ के दे ये दीवार, हवा का कलेजा हिल गया। कमरे में बैठे मर्द बुत बन गए। शालिनी को फिर घबराहट सी हुई। उसने बड़े गौर से शाह के मुंह की तरफ देखा। शाह भी और बुतों सरीखा बुत बना हुआ था, पर शालिनी को लगा वह भी पत्थर का हो गया। शालिनी के कलेजे में हौल सा हुआ और उसे लगा अगर यह घड़ी छिन गई तो वह आप भी हमेशा के लिए बुत न बन जाए। वह करे कुछ भी करे, पर मिट्टी का बुत न बने। काफ़ी शाम हो गई, महफिल ख़त्म होने वाली थी। शालिनी का कहना था आज वह उसी तरह बतासे बांटेगी जिस तरह लोग उस दिन बांटते हैं जिस दिन गीत बैठाए जाते हैं। पर जब गाना ख़त्म हुआ तो कमरे में चाय और कई तरह की मिठाइयाँ आ गईं और शालिनी ने मुट्ठी में लपेटा हुआ 100 का नोट निकालकर अपने बेटे के सिर पर से बारा
और फिर उसे पकड़ा दिया, जिसे लोग शाह की कंजरी कहते थे। रहने दे शाहनी, आगे भी तेरा ही तो खाती हूँ, उसने जवाब दिया और फिक्र से हंस पड़ी। उसकी हंसी उसके रूप की तरह झिलमिल कर रही थी। शाहनी के मुँह का रंग हल्का पड़ गया। उसे लगा जैसे शाह की कंजरी ने आज भरी सभा में शाह से अपना संबंध जोड़कर उसकी हत्या कर दी थी। पर शाहनी ने अपना आप थाम लिया, एक जीरा सा किया कि आज उसने हार नहीं खानी है। वह जोर से हंस पड़ी, कंजरी से भी ज़्यादा जोर से हंस पड़ी। नोट पकड़ाती हुई कहने लगी, शाह से तो तूने नित लेना है, पर मेरे हाथ से तूने फिर कब लेना है? चल आज शगुन का ही ले ले। और शाह की कंजरी नोट पकड़ती हुई एक ही बार में हीनी सी हो गई। उसका मुँह उतर गया था। कमरे में शाहनी की साड़ी का सगुन वाला गुलाबी रंग फैल गया था। तो दोस्तों, ये थी कहानी शाह की कंजरी, अमृता प्रीतम जी की लिखी हुई। कल फिर अगली कहानी, एक और अच्छी सी कहानी लेके आऊँगी। तब तक के लिए विदा। मुझे सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। नमस्ते।